नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो देखिए, बिहार में 2025 का संग्राम अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। अब एक दिन बाद बिहार में दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग होने वाली है और आज उसके लिए प्रचार प्रसार का दौर थम चुका है। शोरगुल, हल्ला, रैलियां, रोड शो, नारेबाजी अब पूरी तरह से उस पर विराम लग चुका है और अब बस केवल और केवल बारी जनता की है कि जनता किस किस सरकार बनाएगी, दूसरे चरण में किसको बढ़त देगी। पहले चरण में बम्पर वोटिंग से एनडीए के अंदर भी खलबली मची हुई है। प्रशांत किशोर भी गदगद है तो तेजस्वी यादव भी गदगद है। कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होने जा रहा है। तो क्या सचमुच बदलाव होगा? हम बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बाकी जी हैं। तो दूसरे चरण की बारी आ गई। पहले चरण के बाद अभी पहले चरण को लेकर हो हल्ला थोड़ा जरूर मच रहा है। स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी है तो यहाँ गड़बड़ी है, लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग को आप कैसे देख रहे हैं? धुआंधार प्रचार हुआ, कौन आगे कौन पीछे? दूसरे चरण में देखिए, लोगों ने इतना वोट कर दिया है। पहले चरण में उम्मीद से ज्यादा वोटिंग हो गई, तो सभी पार्टियों के होश उड़े हुए हैं और सभी उसकी व्याख्या करने में लगे हुए हैं कि ये वोटिंग जो ज्यादा हुई है इसकी वजह क्या है और वो किसके पक्ष में गया है। असल चिंता उनकी ये है कि कहीं ये विरोधी खेमे में तो नहीं चला गया, तो उसको लेकर के उनको अंदेशा है और उसके चलते रातों की नींद। मैं ये कहते हैं कि सच्चाई यही है कि किसी भी पार्टी को अब तक ये समझ में नहीं आया है कि वोट जो बढ़े हैं वो किसको मिला है किसको नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये तो पता नहीं चल सकता है। हाँ, एक मोटा मोटा अंदाज आप लगा सकते हैं कि वो वोट किधर गया होगा, मगर एकदम ये पक्का आंकड़ा नहीं दे सकते कि इतना परसेंट इधर गया, इतना परसेंट। नए वोटर जो पलायन जो बिहार से बाहर रहते हैं उन लोगों के वोट बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सबसे ज्यादा युवा जो नए वोटर बने और दूसरे जो प्रवासी बिहारी जो जिनको कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन और जनसुराज इससे ज्यादा खुश नजर आ रही है। हाँ, जन सुराज को लग रहा है कि उसका मुद्दा हिट हो गया है, तो वो कितने वोटर हैं वो बता देते हैं हम उसकी। इसमें जो 122 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो 122 में 101 सीट जनरल सीट है, यानी सामान्य सीट, और 19 सीट है वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति, दलितों के लिए, और 2 सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति आदिवासियों के लिए आरक्षित है। तो इस तरह से ये सीटों का विवरण हो गया। और फिर जो 20 जिलों की 122 सीटों पर हो रहा है ये चुनाव। और इसमें जो है देखिए, सभाएं भी बहुत हुई हैं। सबने पूरी ताकत झोंक दी है और रातों की नींद अपनी छोड़ करके दिन भर दौड़ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बाजी मार ली है। अकेले उन्होंने अकेले 171 सभाएं रैलियां की, 171 अकेले अपने दम पर। हाँ, माने पिछला आंकड़ा ये आंकड़ा मिला करके दोनों, मतलब पूरे बिहार चुनाव में। और इसमें आज जो अंतिम दिन था प्रचार का, 16 सभाएं, हाँ 16 सभाएं उन्होंने की हैं। उसी प्रकार नीतीश कुमार, जिनको तेजस्वी कह रहे हैं कि बूढ़े हैं, बीमार हैं, लाचार हैं, शासन चलाने के लायक नहीं है, उन्होंने 70 सभाएं की। 70 में 3 आज की है, तो इसका मतलब कि वो फिट हैं, तब तो इतना भाग दौड़ कर रहे हैं। अमित शाह ने 35 सभाएं की हैं कुल मिलाकर के, और 2 उनकी आज सभा हुई। प्रधानमंत्री ने 14 सभाएं की, 7 बार बिहार आए और हर बार 2 सभाएं उन्होंने की, 2 स्थानों पर, तो 14 सभाएं उनकी हुई। पिछले चुनाव में 12 सभाएं उन्होंने की थी, तो 2 सभा इस बार उन्होंने ज्यादा की। प्रधानमंत्री से आगे निकल गए हैं राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी ने 16 सभाएं की और 2 सभाएं उनकी आज हुई। प्रियंका गांधी ने भी 13 सभा की। तो इस तरह से सभी नेताओं ने, राजनाथ सिंह ने 22 सभा की, 1 सभा उनकी आज हुई। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ, अलग अलग मंत्रियों, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अखिलेश यादव भी लगातार 1 हफ्ते से बिहार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो किसी ने कसर नहीं छोड़ी है।
प्रशांत किशोर अलग अपना झंडा उठा के घूम रहे हैं इधर से उधर। हालांकि उनकी सक्रियता इधर कुछ कम दिख रही है। चुनाव शुरू होते सक्रियता एकदम घट गई। अब पता नहीं उसके वजह क्या है। तो इस बार 2025 के चुनाव में एक अच्छी बात यह है कि 255 महिला उम्मीदवार हैं। अच्छा, दोनों चरण मिला के 255, मगर ये पिछले चुनाव से कम है। 2020 के चुनाव में 370 महिला उम्मीदवार थी, जो सर्वाधिक था अब तक का आंकड़ा, और उसमें फिर घट गया 2025 में। तो ये महिला सशक्तिकरण की बात होती है। महिलाएं खूब बढ़ चढ़ करके वोट भी कर रही हैं, उनके चलते सरकार बनती और बिगड़ती है। मगर टिकट देने में पार्टियां जो हैं महिलाओं को कंजूसी करती हैं। मगर 1929 से ये सीन बदल जाएगा, क्योंकि महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ है संसद से, उस पर काम चल रहा है और वो 2029 से लागू हो जाएगा। तब मजबूरी हो जाएगी पॉलिटिकल पार्टियों। अच्छा, दूसरे चरण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दूसरे चरण में कई मंत्रियों की भी इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, 10 मंत्री और 15 पूर्व मंत्री अच्छा के किस्मत का फैसला होना है। उसमें सबसे सीनियर मोस्ट मंत्री जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, सुपौल से। अच्छा, सबसे पुराने मंत्री, उनके यहाँ मतदान होगा ये 11 को। सुमित सिंह चकाई से जदयू के उम्मीदवार हैं, पिछला चुनाव निर्दलीय जीते थे, वो वहाँ मैदान में है, तो उनका भी है। नीतीश मिश्रा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र, भाजपा उम्मीदवार हैं, झंझारपुर से सिटिंग विधायक हैं वहां से। जयंत राज अमरपुर से हैं जदयू से। नीरज सिंह बबलू छातापुर से हैं, ये भी भाजपा के हैं। रेणु देवी बेतिया से हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री रही हैं और अभी भी मंत्री हैं, कई बार वहां से जीती हैं। लेसी सिंह धमदाहा से बहुत मजबूत महिला है। ये तो हॉट सीट बन गया है। हाँ, लेसी सिंह का सीट तो हॉट सीट बन गया है। पप्पू यादव भी वहां लगे हुए हैं उनको हराने में। जो संतोष कुशवाहा थे वो वहां उम्मीदवार बन गए हैं आरजेडी से और जदयू से सांसद रहे थे वो पहले। तो समीकरण ऐसे बदलते रहते हैं। कृष्णनंदन पासवान है हरसिद्धि से। जमा खान जो बीएसपी से जीत के जदयू में आए और मंत्री बने, वो चैनपुर से हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार से हैं। मगर कटिहार में दिक्कत ये हो गई है कि उन्हीं की पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल के पुत्र जो हैं वीआईपी के टिकट पर मैदान में उतर गए हैं। तो ये वहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि चाचा भतीजा का झगड़ा हो गया है। उसके अलावा और जो प्रमुख सीटें हैं वो है उदय नारायण चौधरी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। हाँ, फुलपरा से शीला मंडल मंत्री हैं वो भी चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, फुलपरा सीट से वो भी मैदान में है। वहां भी 11 नवंबर को होना है चुनाव। और फिर उदय नारायण चौधरी सिकंदरा से लड़ रहे हैं, जो सुरक्षित सीट है और पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, राजद के उम्मीदवार हैं अभी। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कुटुंबा से लड़ रहे हैं, जो उनकी जीती हुई सीट है पिछले चुनाव की। शकील अहमद खान कदवा से हैं। उसी तरह महबूब आलम है आलमनगर से, कटिहार में सीट है। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी हैं। हम के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार, वो भी टिकारी से मैदान में। तो तीनों पार्टियों के, कांग्रेस, लोजपा और हम, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी सासाराम से हैं। तो ये सीटें महत्वपूर्ण है जिस पर सबकी नजर है। और इसके अलावा कुछ निर्दलीय भी हैं जो दलों के उम्मीदवार के नाकों में दम किए हैं। वो हैं रितु जायसवाल, जो मुखिया बनी थी और इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि पूरे देश में उनकी ख्याति हुई, सम्मान उनको मिला, दिल्ली में बुला के सम्मान। राजद ने पिछला बार परिहार से भी टिकट दिया, फिर शिवहर लोकसभा से टिकट दिया। हाँ, राजद में फिर शामिल हुई, कई बार चुनाव लड़ी मगर सफल नहीं हुई। लेकिन इस बार जिस तरीके से उनकी जगह पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे की बहू को टिकट परिहार से दिया गया, तो नाराज होकर परिहार में निर्दलीय ताल ठोक रही है और कहा जा रहा है कि माहौल इनके पक्ष में ज्यादा है। विद्रोह कर दिया उन्होंने। और एक और चर्चित सीट है अररिया की, वो है शिवदीप लांडे, जो आईजी थे और वॉलंटरी अवकाश लेकर के वो चुनाव मैदान में आ गए। 2 सीटों पे लड़े। हाँ, एक जमालपुर से, वहां तो हो गई वोटिंग,
अब अररिया में भी उनका चुनाव है और एक अपनी पार्टी भी उन्होंने बनाई है, हिंद स्वराज सेना। हालांकि और उम्मीदवार तो नहीं दिए, मगर खुद ही 2 जगह से वो लड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन निर्दलीय लड़ रहे हैं। हाँ, निर्दलीय लड़ रहे हैं और ये दोनों जगह इनकी पोस्टिंग रही है एसपी के रूप में, जमालपुर में भी, मुंगेर में और वहाँ अररिया में। फिर शंकर सिंह जो रुपौली से चुनाव किस्मत आजमा रहे हैं, वो विधायक हैं भी, वहां से निर्दलीय जीते थे, जदयू को समर्थन किया था नीतीश सरकार को, और फिर निर्दलीय मैदान में है। और कस्बा से पूर्व मंत्री हैं कांग्रेस नेता आफाक आलम, उनका टिकट कट गया था तो वो वहाँ विद्रोही उम्मीदवार बन गए हैं। चकाई से एक मजबूत नेता है जदयू के संजय प्रसाद, बुमियार हैं और वो मैदान ललन सिंह के बड़े करीबी हैं। तो सुमित सिंह को नाको दम किए हुए हैं वो वहाँ। और सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो जोकीहाट में है, जो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का कार्य क्षेत्र रहा है, कर्म भूमि जन्मभूमि सब रही है, घर रहा है। हाँ, उस इलाके के गांधी कहे जाते थे। उनके 2 पुत्र हैं, दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी कि दोनों उसी सीट पर लड़ गए। एक जन स्वराज से लड़ गए और एक राजद से लड़ गए हैं, जो विधायक है शहनवाज। हाँ, शहनवाज और सरफराज, ये 2 भाई दोनों। हालांकि ये 2 भाइयों की लड़ाई पिछले साल भी नजर आई थी। पिछली बार सरफराज आलम आरजेडी से थे और शहनवाज आलम एआईएमआईएम से थे। हाँ, तो इस तरह से ये लड़ाई चल रही है। गोविंदपुर में जो सिटिंग विधायक है वहां के मोहम्मद कामरान, आरजेडी ने टिकट काट दिया तो वो भी निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हाँ, ये सब निर्दलीय लोग बहुत कई जगह समस्या खड़ी कर दी हैं और सबके लिए खड़ा किए हुए हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि शाहबाद के इलाके की बात जब की जाती है और मगध की बात की जाती है तो वहां तो बसपा भी है। बसपा कहाँ पीछे हटती है। बसपा के उतरने से कितने की हालत खराब है। और सुगौली में और दिलचस्प बात है, सुगौली से तेज प्रताप ने अपने पार्टी से उम्मीदवार दिया था श्याम किशोर चौधरी को। श्याम किशोर चौधरी ने क्या किया कि तेज प्रताप का फोटो लगाने के बजाय अपने पोस्टर पर महागठबंधन के नेताओं का फोटो लगा के वोट मांग रहे। वहां पे समस्या ये खड़ी हुई कि सुगौली में जो वीआईपी के कैंडिडेट थे उनका नामांकन रद्द हो गया। और नामांकन रद्द हो गया तो किसी ना किसी को तो समर्थन देना पड़ेगा महागठबंधन को। तो महागठबंधन ने तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया। अब उनको जैसे ही महागठबंधन का समर्थन मिला तो तेज बदल गए। लेकिन अभी भी तेज प्रताप की कुछ फोटो लगा रखा, मगर ऑफिशियली वो उम्मीदवार हैं तेज प्रताप। तेज प्रताप यादव ने खास बात यह है कि बीते दिन चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा है जिसमें उनका नामांकन रद्द करने की बात कही। हाँ, तो अब वो तो हो नहीं सकता है। जब एक बार स्क्रूटनी हो गया और फाइनल लिस्ट जारी हो गया तब नामांकन रद्द होगा नहीं। इसमें देखिए 122 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है 11 को, उसमें अभी एनडीए के पास है 67 सीटें, 67 यानी 67। महागठबंधन के पास है 50 सीट और एमआईएम के ने जीता था पिछले 20 के चुनाव में 5 सीट। तो 5 में 4 चले गए। हालांकि इसमें राजद के साथ चले गए, एक अकेले उनके बचे हुए हैं। और महागठबंधन से जो जीत के आए उसमें भी कई विधायक इधर से उधर गए, एनडीए के साथ कई लोग आ गए हैं। तो ये हम 2020 के चुनाव परिणाम का आंकड़ा बता रहे हैं। तो ये है अभी। और एक निर्दलीय जीते थे सुमित सिंह। हाँ, सुमित सिंह एक निर्दलीय जदयू में आ गए, जदयू में अब आ गए हैं वो। और इसके अलावा कुल 1302 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में। इसमें इस फेज में, सेकंड फेज में 136 महिला उम्मीदवार हैं और कुल वोटर हैं 3,70,00,000, कुछ इससे ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो रोचक इसकी चुनाव की ये है दिलचस्प कहानी है कि सबसे अधिक उम्मीदवार हैं चैनपुर, सासाराम और गया सीट। यहाँ 22 उम्मीदवार हैं। और सबसे कम प्रत्याशी वाले जो सीट हैं वो हैं लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, सुगौली, त्रिवेणीगंज और बनमनखी। यहाँ 5 उम्मीदवार हैं, हर सीट पर 5। तो सबसे कम 5 उम्मीदवार वाली सीट और सबसे अधिक 22 उम्मीदवार वाली सीट। और क्षेत्रफल के लिहाज से यानी एरिया के लिहाज से देखिएगा तो सबसे छोटा जो है विधानसभा क्षेत्र वो भागलपुर और सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है चैनपुर। तो चैनपुर कई वजहों से चर्चा में है।
और मतदाता के हिसाब से देखिएगा तो सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र मखदूमपुर जो जहानाबाद के पास है, गया जिले में। सबसे बड़ा क्षेत्र मतदाता के हिसाब से हिसुआ, वहाँ सबसे अधिक मतदाता हैं। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि 32 सीट ऐसी हैं इस चुनाव में जहां एक ही जाति के कैंडिडेट अलग अलग दलों से आमने सामने हैं। 4 सीट ऐसी हैं जहां यादव और मुसलमान आमने सामने हैं। अच्छा, इस बार जो वोट पड़ा जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा है कि बिहार में इतनी अधिक वोटिंग हो गई, 65% से भी ऊपर चला गया, तो चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है उसमें 20 के चुनाव से इस बार 31,81,858 वोट अधिक पड़े, माने लगभग 32 लाख, मान लीजिए कि 32 लाख वोट 2020 के मुकाबले ज्यादा पड़े इस बार। तो ये हुआ SIR के चलते। हालांकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं जिसके चलते सरकार बन रही है NDA की, तो उनकी अलग एक थ्योरी है, उस थ्योरी पर वो चल रहे हैं। और सभाओं के मामले में भी ये बड़ा यादगार चुनाव रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव, महागठबंधन का सारा दारोमदार जो है वो तेजस्वी यादव के कंधों पर है। तेजस्वी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी सभाएं कर रहे हैं, जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने गठबंधन तैयार किया उसके लिए मतलब एक अपनी क्षमता उन्होंने प्रदर्शित की है। और जो रोजगार का मुद्दा है उसको केंद्रीय मुद्दा बनाने में उनका बड़ा योगदान है। और उन्होंने जो घोषणा की कि उनकी सरकार बनती है तो हर घर से एक व्यक्ति को, एक नौजवान को सरकारी नौकरी मिलेगा, उसको लेकर के नौजवानों में एक आकर्षण देखा जा रहा है। और अब आ जाएं हम सीटों पर, तो तिरहुत प्रमंडल में 30 सीटें हैं जहां वोट डाले जाएंगे 11 को। इसमें NDA के पास है 23 सीट और महागठबंधन के पास है 7 सीट। तो तिरहुत प्रमंडल के 3 जिलों में चुनाव होना है। हाँ, दोनों चंपारण, पूर्वी पश्चिमी चंपारण हो गए, शिवहर हो गया, सीतामढ़ी, तो ये 3 जिलों में होना है। उसी तरह दरभंगा प्रमंडल में 10 सीट जहाँ चुनाव होना है, चुनाव होना है। कुछ जगह हो गया है और ये 10 सीटों पर अभी 11 को होगा। इसमें मुख्य रूप से मधुबनी है, मधुबनी जिला की ये सीटें हैं। इसमें NDA के पास 8 सीटें हैं और महागठबंधन के पास मात्र 2 सीट। पटना प्रमंडल, इसमें रोहतास और कैमूर जिला है, तो यहाँ 11 सीटें हैं जहाँ चुनाव होना है। कुछ पर हो चुकी हैं, 11 पर होना है 11 को। तो इसमें 11 में 10 सीटें हैं महागठबंधन के पास, जहाँ 20 में उन्होंने जीता था। हाँ, तो ये बड़ी चुनौती है NDA के लिए। और NDA को एक भी सीट नहीं है इन 11 सीटों में। NDA के पास एक भी सीट नहीं है। 10 सीट महागठबंधन के पास, 1 सीट बसपा ले आई थी। जमा खान जो बाद में जदयू में आ गए, चैनपुर से जीत करके आए थे, वो बाद में जदयू में आ गए, तो वो एक मान लीजिए कि महागठबंधन की सीट हो गई है, NDA की सीट हो गई है। हाँ, तो वो बसपा की मूल सीट तो बसपा की है। और 4 सीट ऐसी है जहां त्रिकोणीय फाइट है। बाकी सीटों पर आमने सामने की लड़ाई महागठबंधन और NDA के बीच है। तो यहाँ NDA ने अपनी पूरी ताकत लगाई है और कई समीकरण साधने की कोशिश की है। जैसे जहानाबाद इलाके में, पूरे जहानाबाद माने पूरे मगध प्रमंडल में उनके पास कोई मजबूत और नामी भूमिहार नेता नहीं था, तो अरुण कुमार को लाया गया। अरुण कुमार जो पूर्व सांसद हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, इंडिपेंडेंट MLC भी बने थे एक बार, फिर विधायक नहीं रहे, 2 बार सांसद रहे हैं और काफी मजबूती से अपनी बात रखते हैं और उनकी पकड़ बड़ी जबरदस्त है। संपर्क के मामले में वो बहुत धनी है। उनके बेटे भी चुनाव में घोसी से, जो जगदीश शर्मा का माना जाता है कि बहुत मजबूत प्रभाव क्षेत्र रहा है वहाँ, तो जगदीश शर्मा आ गए हैं अपने बेटे को लेकर के जहानाबाद, और ऋतुराज कुमार जो हैं वो लड़ रहे हैं घोसी से, जो अरुण कुमार के बेटे हैं।
तो वहां से वो अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं घोसी से। तो ये अरुण कुमार के आने का क्या प्रभाव पड़ता है, ये तो परिणाम आएगा तब पता चलेगा, मगर अभी उन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है कि मगध से कुछ सीट एनडीए के खाते में आए जो महागठबंधन के पास। और वैसे इलाहाबाद को टिक करने के लिए पवन सिंह को लाया गया, जो कुशवाहा से रिश्ते ठीक कर। हाँ, पवन सिंह ने पैर छू के आशीर्वाद लिया उपेंद्र कुशवाहा का। उनकी पत्नी के लिए रोड शो भी किया है सासाराम में। बिल्कुल, और यही पवन सिंह है जिन्होंने लोकसभा में खेल बिगाड़ दिया था और उसके चक्कर में पूरा एनडीए का खेल बिगड़ गया। पूरा समीकरण बिगड़ गया था। तो फिर है भागलपुर प्रमंडल, वहां बांका में चुनाव होना है। भागलपुर, बांका और बांका दोनों जगहों पे चुनाव होना है। 12 सीट। इसमें 12 सीट में यहाँ एनडीए के लिए अच्छी स्थिति है। एनडीए के पास 10 सीट है और महागठबंधन के पास 2 सीट है। हाँ, तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं जहाँ चुनाव होने हैं। पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और मुसलमानों की आबादी कटिहार और किशनगंज में तो 60% के आसपास है, तो उनका प्रभाव है। तो यहाँ एमआईएम ने वहीं पैर जमाया था और पिछले चुनाव में 5 सीटें उनको मिली थी। ये अलग बात है कि 4 विधायक उनके चले गए राजद में, मगर इस बार जो ओवैसी हैं उनके नेता एमआईएम के, वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं और धुआंधार रैली और सभाएं उस इलाके में कर रहे हैं और खूब उनकी सभाओं में भीड़ भी आ रही है। अब रिजल्ट क्या होगा ये तो पता चलेगा बाद में, मगर ताकत वो लगाए हुए हैं। तो वहाँ 24 सीटों पर चुनाव होना है। 24 सीटों में ये जो है जन सुराज ने भी वहाँ उम्मीदवार खड़े किए हैं, एमआईएम ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो ये दोनों जो हैं, दोनों महागठबंधन का खेल बिगाड़ रहे हैं। जानना चाहता है कि क्या 20 वाला करिश्मा एआईएमआईएम कर पाएगा? हाँ, ये देखना होगा। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो कि नाराजगी है, दो तरफा नाराजगी है। एक तो लोग कह रहे हैं कि इसको वोट क्यों दें, ये जीत के फिर उधर चला जाएगा, जैसे पिछले बार चला गया जीत करके और राजद में चला गया, तो इसको वोट देने का क्या मतलब। और एक वर्ग ये भी कह रहा है कि पिछले बार तो ले गए तो इस बार और ज्यादा सीट पर हम जिताएंगे। तो ये दोनों थॉट वहां चल रहे हैं। अब इस थॉट में देखना है कि किस थॉट का प्रभाव ज्यादा होता है। जन सुराज भी वहां हाथ पैर फैलाने की कोशिश में है। तो इन दोनों का असर जो है वो जरूर प्रभावित करेगा दोनों महागठबंधनों के परिणाम को। उसी तरह कोसी में, कोसी प्रमंडल 5 सीटें हैं जो सुपौल जिले में है, जहाँ चुनाव होने वाला है। और ये 5 एनडीए के पास है। ये बड़ी बात। हाँ, तो एक सीट ऐसी है जहाँ त्रिकोणीय फाइट है। अच्छा, दिख रही है। हाँ, त्रिकोणीय फाइट अभी दिख रहा है। अब अभी तो 2 दिन बाकी है, 2 दिन में क्या सीन बदलता है। मगध प्रमंडल अब आ जाइए। 26 सीटें हैं और 5 जिला। 5 जिले में हो गया गया, जहानाबाद, नवादा और अरवल और औरंगाबाद। यहाँ जो है 5 जिले में 20 सीट महागठबंधन के पास है। ये बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए कि इनमें कैसे जो महागठबंधन का किला है इसमें कैसे सेंध मारी हो। तो इसके लिए बड़ा उपाय क्या है जो बता चुके हैं हम पहले, अरुण कुमार को लाया गया वहाँ। और राजवल्लभ यादव भी अब एनडीए में आ गए हैं। हाँ, नवादा के पूर्व विधायक, नवादा में वो भी, उनका भी प्रभाव क्षेत्र है उस इलाके में। तो ये दोनों जो नए लोग आए हैं वो क्या गुल खिलाते हैं, कितना असर डालते हैं परिणामों पर, ये तो पता चलेगा 14 तारीख को जब गिनती शुरू होगी। तो ये चुनाव की स्थिति है और जो मुद्दे हैं वो वही हैं जो पिछले चुनाव में थे। उसके चलते जो रोजगार और पलायन, और फिर एनडीए विकास के साथ साथ जंगल राज को भी अब केंद्रीय मुद्दा उसने बनाया है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में कहा कि ये लोग आएंगे तो कट्टा राज आ जाएगा और कट्टा दिखा करके लोगों से रंगदारी वसूली जाएगी। तो अब ये मतदाता को इसीलिए समय दिया जाता है 48 घंटे का कि वो ठंडे दिमाग से सोच समझ करके फैसला ले कि किसकी सरकार उसको चाहिए और उसके पक्ष में वो वोट करते हैं। तो महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के पिछले चरण में भाग लिया, उसी तरह से इस चरण में महिलाओं पर लोगों की उम्मीद टिकी हुई है कि महिला वोटर
हालांकि इस चरण में महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों के मुकाबले। तो और महिलाओं के वोटिंग रेशियो बढ़ने की एक वजह और है कि पुरुष तो बाहर रहते हैं, बहुत सारे पुरुष दूसरे प्रदेशों में रोजगार के सिलसिले में जाते हैं, महिलाएं यहाँ तो वोट करती हैं। और चुनाव आयोग ने बहुत पुख्ता तैयारी की है। 2.5 लाख लोग, जो आयोग का आंकड़ा बताता है, 2.5 लाख लोग को पकड़ा गया है जो चुनाव में बाधा पहुंचा सकते हैं, आपराधिक छवि वाले हैं, केस मुकदमे हैं या वारंट है उन पर, उन सब को पुलिस ने खोज करके पकड़ा है और जेल के अंदर किया है। इसलिए चुनाव पिछला चरण शांतिपूर्वक हुआ, इस बार भी शांतिपूर्वक होने की उम्मीद की जा सकती है। तो चलिए हम लोग दूसरे चरण पे होने वाले चुनाव और उनकी सीटों को लेकर बातचीत कर रहे थे। कई प्रमुख मंत्रियों की किस्मत, इज्जत, प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है, तो कहीं परिवार का मोह भी है। कहीं एक तरफ जीतन राम मांझी की बहुत चुनावी मैदान में इमामगंज में चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर उनके लिए राह कठिन नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जो खुद तो काराकाट में लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन अब पत्नी को सासाराम में उतारकर एक बार फिर से जनता के द्वारा चुनकर सदन में भेजने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें इलाकों की, तो सीमांचल, शाहाबाद और मगध के इलाकों पर ज्यादा नजरें हैं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां माना जाता है कि महागठबंधन को बढ़त मिल सकती है। अब एनडीए ने धुआंधार प्रचार तो किया है, पर क्या वो वोट में तब्दील हो पाएगा? तेजस्वी की रैलियों में भारी भीड़ पहले की तरह ही उमड़ी है। अब वो भीड़ कितनी वोट में तब्दील होगी, ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। पहले चरण के चुनाव ने जरूर माहौल हर एक पार्टियों के लिए अलग बना दिया है। कोई भी चैन से बैठ नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा। वहीं दूसरी तरफ अब दूसरे चरण की लड़ाई भी कुछ ऐसी ही है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार की लड़ाई आपको दूसरे चरण में देखने को मिलती है, और इसमें वोट प्रतिशत कितना बढ़ता है, और अगर बढ़ता है तो वो कौन सा वर्ग है जिसका वोट बढ़ेगा और किसके पक्ष में जाएगा। तो इंतजार हर किसी को है, क्योंकि अब इस 11 तारीख के वोटिंग के बाद 14 तारीख को बिहार में मुख्यमंत्री का फैसला भी होगा। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।